नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारे एग्जाम में 101% इन 10 क्वेश्चनों में से कम 4 या 5 अवश्य आएंगे। आज कह रहा हूं, अंतिम समय में देख लेना जिस दिन आप पेपर दे के आओ। तो आ जाइए। जब मैं इतना कह रहा हूं 101% 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सब्जेक्टिव, तो फिर तो सेशन मजेदार होने वाला है। तो आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन से। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ। तो आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी पुस्तक है, जहां से 20 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पता है ना आप लोगों को, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो 4 या 5 तो मैं 10 ही क्वेश्चन, 10 ही प्रश्नों में मैं आपको करवा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं, नाम लिखिए। तो पत्रकार प्यारे बच्चों कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक को हम लोग नियमित के नाम से याद रखेंगे। अंशकालिक को जो स्ट्रिंगर जिसे कहा जाता है उसे हम निश्चित मानदेय के नाम पर याद रखेंगे, और फ्रीलांसर भुगतान के आधार पर। तो देख लीजिए, पूर्णकालिक ऐसा कर्मचारी, ऐसा पत्रकार जिसे नियमित वेतन मिलता है, नियमित वेतन भोगी को पूर्णकालिक पत्रकार। अंशकालिक जिसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है, एक निश्चित जिसे मानदेय प्राप्त होता है, उस कर्मचारी को अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान से समझना। फ्रीलांसर भुगतान के आधार पर, यानी इसका संबंध किसी पत्रकार से नहीं होता, बल्कि भुगतान के आधार पर अलग अलग के लिए लिखता है। यानी कि पूर्णकालिक को नियमित से याद रखना, ऐसे याद नहीं रहो तो ऐसे याद रखना पुणी। अब यहां भी पुणी तो नी यहां भी आ रहा है ना, तो थोड़ा और ट्रिक से याद रख लेना। ऐसे लिख लेना, पूरा पूर्ण है नियमित, पूर्ण है नियमित, बस ऐसे याद रखना। बस एक को याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। पहले बता रहा हूं, आएगा तो आएगा। फीचर क्या है? ये तो आएगा, ध्यान रखना। 101% आएगा, ध्यान रखना। फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ, एक सृजनात्मक लेखन है, जिसका प्रयोग पत्रकार पाठकों को शिक्षित और सूचना देने का कार्य करने के साथ साथ इसका मुख्य कार्य होता है पाठकों का मनोरंजन करना। इसमें जो पत्रकार फीचर लिखता है, वह इसमें अपने विचारों का प्रयोग भी कर सकता है। सामान्यतः समाचार लिखते समय कोई पत्रकार अपने विचारों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कर सकता है। इसमें कोई समय सीमा फिक्स नहीं है कि कितने समय सीमा में लिखने, कितने शब्दों में लिखना है फीचर, लेकिन सामान्यतः 250 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर आम अखबारों में छपने लग गए हैं, लगते भी हैं। फीचर की कोई फिक्स शैली नहीं है। हाँ, इसे सुंदर अच्छा बनाने के लिए ग्राफिक्स, पिक्चर्स, पिक, तस्वीरों आदि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिएगा, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से, ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटना, ये ध्यान रखना, समाचारों में तो क्या होता है, करंट घटना को पाठकों द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन यहां तात्कालिक यानी करंट घटना को नहीं पहुंचा सकते। फीचर लिखते समय लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण, भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, यानी कि इसमें अपने विचारों को प्रकट कर सकता है पत्रकार। अखबारों पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और भी लिखो तो इसमें क्या लिखोगे, ज्यादा और भी लिखो, यानी 4 नंबर, 3 नंबर का आ जाए तो 4 नंबर का तो आ जाए तो क्या करोगे, तो याद रखना, फीचर लिखने के लिए कोई निश्चित शैली नहीं है, निश्चित शैली नहीं है। वैसे इसे हम कथात्मक शैली में लिख सकते हैं, कथात्मक शैली में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और ध्यान रखना, फीचर को आकर्षित बनाने के लिए, फीचर को आकर्षित बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए ग्राफिक्स, ग्राफिक्स
यानी पिक्चर्स, यानी कि जिसे हम फोटो कहते हैं, आदि का प्रयोग कर सकते हैं, आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, अर्थात भाषा सरल सहज, ऐसे लिखना, सरल सहज एवं आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। बस ये ध्यान, ये और जोड़ देना इसमें, कुछ ज्यादा नंबरों का आ जाए तो, 2 नंबरों का आए तो काफी है, 40 शब्दों में आ जाए तो, 60 में आ जाए तो एक लाइन बढ़ा देना, 60 में आ जाए, 70-80 में आ जाए या 60 में भी आए तो पूरा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर से ज्यादा गए तो पूरा लिखना है, जो मैंने अभी अभी बताया है आप लोगों को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों क्वेश्चन आएंगे 100 और प्रतिशत, ध्यान रखना। फीचर और समाचार में अंतर, फीचर और समाचार में अंतर, ये आ सकता है, मे बी हो सकता है ऐसा। तो समाचार लिखने के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड पिरामिड शैली जिसे कहा जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया था, आपको याद हो तो। इसे कहा जाता है इंट्रो या मुखड़ा, इंट्रो या मुखड़ा। इसे कहा जाता है बॉडी या निकाय। इसे कहा जाता है समापन। और जो 6 ककार होते हैं, उन 6 ककारों में अंतिम 2 ककार कौन कौन से, क्यों और कैसे, ये 2 ककार होते हैं, विवरणात्मक व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक ककार होते हैं। इन दोनों का प्रयोग उल्टा पिरामिड शैली के अंतिम दोनों भागों में किया जाता है, जिसे हम लोग निकाय और समापन कहते हैं। और प्रथम 4 ककारों का प्रयोग हम लोग इंट्रो या बॉडी में करते हैं, कौन कब कहां, इनका प्रयोग हम लोग वहां करते हैं। कैसे, सॉरी कैसे इसमें आ गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो इसमें भी निश्चित शैली का, सॉरी इसमें भी निश्चित शब्द नहीं होते हैं, इसमें भी नहीं होते हैं, अंतर बस यही है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें पत्रकार अपने विचारों को प्रविष्ट नहीं करा सकता, नहीं लिख सकता, इसमें लिख सकता, अपनी राय दे सकता है। कभी समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती, अभी बताया था, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण, भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती है। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती है। आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। फीचर प्राय अखबारों, पत्रिकाओं में 250 से 2000 शब्दों के फीचर छपते हैं। और भी जोड़ो तो लिख सकते हैं। वैसे हम फीचर लिखने के लिए कथात्मक शैली का प्रयोग कर सकते हैं, कथात्मक शैली का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती, लेकिन हम इसे कथात्मक शैली में लिख सकते हैं, कथात्मक शैली में लिख सकते हैं। देखो मैं आप कहोगे सर ये भी लिख देते जो आप बता रहे हो, मैं ये लिख देता तो फिर आपको याद क्या रहता कि सर ने क्या लिखा था। पीडीएफ तो चलो मिल जाएगी, चलो मैं आज कह रहा हूँ पीडीएफ मिल जाएगी और मिल भी जाएगा 24/7 ऐप पर, लेकिन फिर आपको याद कैसे रहेगा, जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो याद भी तो होना चाहिए ना प्यारे प्यारे बच्चों। प्यारे प्यारे के साथ साथ दिमाग में चलाना है, हमें 100 में से 100 नंबर लेना है आपकी बार, अपना भी नाम रोशन करना है, माता पिता का भी करना है और साथ में आपके राजेंद्र सर का भी करना है, जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखता हूँ, ज्यादा भावुक मत हो आजकल। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। देखो विशेष रिपोर्ट क्या होता है, सामान्य रिपोर्ट जो होती है जिसमें गहरी छानबीन नहीं की जाती और जिसमें गहरी छानबीन की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। और विशेष रिपोर्ट जो रिपोर्ट होता है वह प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं 4 प्रकार का होता है। खोजी रिपोर्ट जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जाता है, इन डेप्थ रिपोर्ट, और एक होता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और एक होता है प्यारे बच्चों विवरणात्मक रिपोर्ट। अब देखो खोजी या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्या होता है, ऐसी सूचना जो सार्वजनिक रूप से पहले उपलब्ध नहीं थी उसके बारे में गहरी छानबीन करना, जिसका प्रयोग हम लोग भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, गड़बड़ियों आदि में प्रयोग करते हैं। इन डेप्थ रिपोर्ट जो वह रिपोर्ट होती है जो सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध है उसके बारे में गहरी छानबीन करना। विवरणात्मक रूप विस्तृत रूप से व्याख्या करना, विश्लेषण व्याख्या पर जोर देना, बस ये ध्यान रखना, विश्लेषण व्याख्या पर जोर और विवरणात्मक में बारीकी से विस्तृत रूप से चर्चा करना। देखो
4 प्रकार होते हैं। खोजी या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध व छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। ये ध्यान रखना, सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं है। अंतर, खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों आदि में उजागर करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर 2 है इन डेप्थ रिपोर्ट। ऐसी सूचना जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध तथ्यों की गहरी छानबीन की जाती है, यानी पहले से उपलब्ध है उसके बारे में गहरी छानबीन करना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को पाठकों के सामने लाया जाता है। फिर है विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक ध्यान रखना, एक तो विश्लेषणात्मक विश्लेषण नाम ध्यान रखना, और दूसरा व्याख्या ध्यान रखना है आप लोगों को, बस ज्यादा नहीं। इसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण आ गया तथा व्याख्या पर जोर दिया जाता है। रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक इसे किस्तों में प्रकाशित किया जाता है। बहुत बड़ी है तो छोटे छोटे किस्तों में, टुकड़ों में इसे हम लोग छाप सकते हैं अखबार में। विवरणात्मक रिपोर्ट, इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तृत और बारीकी से, ध्यान रखना, विवरणात्मक विस्तृत और बारीकी, विश्लेषणात्मक विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ये होगी हमारी विशेष रिपोर्ट। नेक्स्ट है बीट रिपोर्टिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर बताइए। बीट रिपोर्टिंग जो करता है, जो सामान्य घटनाओं को छापता है, जिसमें जिसकी दिलचस्पी होती है और सामान्य जानकारी हो, उस रिपोर्ट को छाप देना बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। बीट इसे मीडिया की भाषा में कहते हैं। बीट को वैसे हम किसी भी क्षेत्र में जिसमें गहरी जानकारी होती है, जो दिलचस्पी होती है पत्रकार की, उसे बीट कहा जाता है। बीट रिपोर्टिंग करने वाले को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वालों को विशेष संवाददाता के नाम से जाना जाता है। बीट रिपोर्टिंग, बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी और दिलचस्पी होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। ये भी ध्यान रखना। विशेषीकृत रिपोर्टिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र विशेष जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। मैंने कहा बीट कवर करने वाला को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता कहा जाता है। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग सामान्य रिपोर्टिंग, सामान्य सूचना देने वाला पत्रकार, जिस क्षेत्र को उसको जिस बीट क्षेत्र मिला है उसे, उसके बारे में उसको दिलचस्पी होनी चाहिए और सामान्य जानकारी बस लिख दे, वो काफी है, उसे संवाददाता कहते हैं। लेकिन विशेषीकृत में विशेष गहरी छानबीन की जाती है। प्यारे बच्चों, 6 ककारों में से कितने ककार सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं और कितने ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषण पर आधारित होते हैं? तो ध्यान रखना, सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं 4, और विवरणात्मक, व्याख्यात्मक होते हैं, विश्लेषणात्मक पहलू पर ध्यान देने वाले होते हैं 2। कौन कौन से, क्यों और कैसे। और ये 4 कौन कौन से हैं? कब, कहां, कौन और क्या, ये होते हैं। देख लो, 6 ककारों पहले 4 ककार, क्या, कौन, कहां और कब। क्या, कौन, कहां और कब। क्या, कौन, कहां और कब। ठीक है, सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं। और अंतिम 2 ककार क्यों और कैसे, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषण पहलू पर जोर देते हैं। 101% आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और भी हम ज्यादा लिखने की कोशिश करें तो ध्यान रखना, प्रथम 4 ककारों, इतना ही पूछा है तो बस इतना ही ध्यान रखना। लेकिन प्रथम 4 ककारों का प्रयोग उल्टा पिरामिड शैली में प्रथम भाग इंट्रो या मुखड़ा में किया जाता है, इंट्रो या मुखड़ा में किया जाता है। और अंतिम 2 का प्रयोग, अंतिम 2 भाग जिसे बॉडी या निकाय और अंतिम होता है समापन में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बॉडी को निकाय भी कहते हैं, इंट्रो को मुखड़ा भी कहते हैं। तो समझ में आए, 6ठा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। और मैंने जो बताया मोस्ट आएगा वो आएगा भी प्यारे बच्चों। रेडियो की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं सहज होनी चाहिए, बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा, गांव की। रेडियो की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी को आसानी से समझ में आ जाए। निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित, क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आएंगे। तथा एवं अथवा वह, किंतु, परंतु आदि शब्दों के स्थान पर और या लेकिन का प्रयोग करना चाहिए। और या लेकिन का प्रयोग करना चाहिए बस, और किसी का नहीं करना। में साफ सुथरी
और सरल भाषा के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामाजिक तत्सम शब्दों, अतिरंजित शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री का प्रयोग करना चाहिए। सॉरी, खरीद क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरित जगह तबादला, पंक्ति की जगह कतार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। अब बोलो, इसके बजाय लिखो, पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया, ज्यादा स्पष्ट होगा। तो मैंने क्या कहा, रेडियो की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए, जो आम बोलचाल भाषा में होनी चाहिए, जो अनपढ़ व्यक्तियों को समझ में आ जाए। फिर मैंने कहा, अदोष, तार्किक, क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु और या लेकिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और तथा एवं अथवा या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सॉरी, और या लेकिन, ये ध्यान रखना, और या लेकिन अवयवों का बस 3 शब्द हैं, और या लेकिन, इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं जगह जगह, जिसका प्रयोग जहां हो सार्थक हो वहां हम लोग कर सकते हैं। और क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरित जगह तबादला, इनका प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। पंक्ति की जगह कतार। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, समझाइए। ये तो है भाई, कथानक से ही आगे बढ़ता है, कथानक पर प्रकाश डालिए। कहानी का केंद्र बिंदु ही कथानक होता है। कथानक अच्छा हुआ ना तो कहानी बहुत ही ज्यादा सुपरहिट होती है। कहते हैं ना, फिल्म का ट्रेलर अच्छा हुआ तो फिल्म भी सुपर डुपर जाती है, कहा जाता है ना, तो वही बात यहाँ है। कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जाती, तथा कोई भी कहानी बिना विचार घटना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जाती। कथानक में प्रारंभ अंत तक कहानी के सभी घटनाओं पात्रों का उल्लेख होता है, अर्थात कहानी के मूल ढांचे को कथानक कहा जाता है, जिसमें सारांश रूप में कहानी की मूल कथा को समझाया जाता है। और प्रत्येक कथानक में क्या होता है, प्रारंभ भी होता है, मध्य भी होता है और अंत भी होता है। यानी कथानक सुपरहिट हुआ तो कहानी भी सुपरहिट होगी। कथानक में सभी बातों को समझा दिया गया तो पाठकों को सभी बातें कहानी की समझ में आ जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। बिना कथानक के, बिना विचार के, बिना घटना के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना किसी भी कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। कथानक के बिना कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा, ये ध्यान रखना, कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा कहा जाता है या माना जा सकता है। कथानक लेखक के मन के किसी घटना, अनुभव, कल्पना के कारण आता है। कोई भी घटना देखा, कोई विचार आ गया तो उसे कथानक का रूप दे दिया जाता है। लेखक अपनी कल्पना या विचार के अनुसार कहानी का निर्माण करते हुए एक परिवेश को आकार देता है। इस प्रकार वह एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो कोरी कल्पना न होकर संभावित और लेखक के उद्देश्य से क्या खाती हो, मेल खाती हो। तो ये ध्यान आपको रखना है कथानक के बारे में। नेक्स्ट देखिए आप लोग, रेडियो नाटक में समय के अनुसार पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए जल्दी से। 15 मिनट का है तो 5 से 6 हो सकती है, और 30 से ऊपर का है तो 8 से 12 हो सकती है। रेडियो नाटक में समय के अनुसार पात्रों की संख्या सीमित होती है। 15 मिनट का है तो 5 से 6 होती है। 30 से 40 मिनट का है तो 8 से 12 हो सकती है। और यदि 1 घंटे से ऊपर का है तो 15 से 20 हो सकती है। छोटे मोटे को, फेरी वाले को, इनको नहीं गिना जाता है। जो फेरी लगा रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उनको नहीं गिना जाता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना। छोटे मोटे पात्रों, किरदारों की गिनती इसमें नहीं की जाती। तो ध्यान रखना, 15 मिनट का है ये याद रखना तो 5 से 6। 30 से 40 मिनट का है तो याद रखना 8 से 12। 1 घंटे से ऊपर का, 1 घंटे का है तो ध्यान रखना 15 से 20। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, छोटे मोटे को नहीं गिना जाता। कहानी में द्वंद्व के महत्व के बारे में बता। द्वंद्व से तो आगे सब कुछ बढ़ता ही है। द्वंद्व होगा तभी तो संवाद अच्छा सा होगा। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, उसी प्रकार कहानी में द्वंद्व का होना अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार व्यापार के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है, विज्ञापन लिखना सीखेंगे हम लोग। जिस प्रकार किसी व्यापार को आगे बढ़ाना है तो हमें विज्ञापन छपवाना चाहिए। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। ध्यान रखना, कथानक को आगे कौन बढ़ाता है, द्वंद्व ही बढ़ाता है, तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं तथा अंतर्द्वंद के कारण पैदा होता है।
कहानी की जो शर्त होती है वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए समाप्त हो जाए, यह द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होता है। लेखक कथानक के द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। अतः स्पष्ट है कि कहानी में द्वंद्व का अत्यधिक महत्व होता है। बिना द्वंद्व के कथानक आगे नहीं बढ़ सकता। कहानी में रोचकता लानी है तो द्वंद्व होना है, कहानी में मनोरंजन पूर्ण करना है तो द्वंद्व होना चाहिए। तो समझ गए होंगे, रटना नहीं है, जो समझा रहा हूँ बस वही समझ में। बस एक और है, छोटा सा क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन किस प्रकार किया जाता है? तो सर्वाधिक समाचार लिखने के लिए सर्वोत्तम शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्टेड पिरामिड शैली। उल्टा को इन्वर्टेड कहा जाता है। समाचार लिखने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इस शैली महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत लिखे गए समाचारों को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो यहाँ हम लोग बांट देते हैं 3 ऐसे। इसे कहा जाता है, नहीं समझ में आता यहाँ लिख देता हूँ, इसे कहा जाता है इंट्रो या मुखड़ा, बार बार बता चुका हूँ पहले भी। इसे कहा जाता है बॉडी या निकाय, इसे कहा जाता है समापन। और उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स जो होता है वो सबसे शुरू में ही लिख देते हैं हम लोग। इसमें 3 या 4 ककारों का प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रो या मुखड़ा, समाचार अथवा खबरें एक विशेष शैली में लिखी जाती हैं जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचना को सबसे पहले प्रारंभ के अनुच्छेद में लिखा जाता है। इस प्रकार प्रथम पैराग्राफ में दी जा रही जानकारियों को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। इंट्रो में समाचार के संबंध में क्या, कब, कहां और कैसे के ककारों का जवाब देना आवश्यक है। मैंने कहा ना, किसी भी खबर की प्रथम 3 या 4 या 2, 3, 4 लाइनें होती हैं, उसमें प्रथम 3 या 4 ककारों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से? क्या, कब, कहां और कौन। और बॉडी और समापन में हम लोग 2 क्यों और कैसे का प्रयोग करते हैं। बॉडी या निकाय और समापन। इसमें समाचार के बाद दूसरे पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचनाएं, तथ्यों को लिखा जाता है। इसमें बॉडी या निकाय, जिसे बॉडी या निकाय कहा जाता है। समाचार के इस भाग में 6 ककारों में से 2 ककारों क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, समाचार लिखने की सर्वोत्तम शैली उल्टा पिरामिड शैली है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इंट्रो या मुखड़ा, इसमें क्लाइमैक्स यानी कहानी का मूल कथन पहले लिखा जाता है और फिर कम कथन जो कम महत्वपूर्ण होता है वो बॉडी में, फिर उससे कम कथन है जो निकाय उसमें समापन में लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और अच्छे और भी चाहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया चाहिए, तो आपको Y323 कोड यूज करके आप लोग हमारे निश्चय बैच में आ जाइए। और सॉरी 12th है तो आज आप हमारे जो पेड बैच हैं उनसे जुड़ जाइएगा और अब की बार 100% मार्क्स प्राप्त करना। यदि आप लोग पावरफुल अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बोलना, तो आपको कोड यूज करना होगा Y323। तो प्यारे बच्चों, ये कोड बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए, याद रखना है Y323। ये कोड आप यूज करते हो, हमारे पेड बैच से ज्वाइन करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना, भूलना नहीं इसे। अब आपको पीडीएफ चाहिए, PYQ चाहिए, MCQ चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो अंडा 24/7 डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों प्ले स्टोर से। अब आप पढ़ कहाँ रहे हो? अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में, जहां सभी सब्जेक्ट की क्लासेस समय समय पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो आए सेशन आपको अच्छे लगते हैं, इतने दमदार लगते हैं, मजबूत लगते हैं कि आपको लगता है कि हाँ, अब की बार हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर प्राप्त करवा देगा अड्डा। तो आप लोग सेशन को लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कैसा सेशन लगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।